जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने आपको दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी के प्रश्न बताए थे। आज आपको क्लास समाप्त कर दिया जाएगा। बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, तो इस क्लास को लें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो जिन लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। हमने एक मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया है। इसके पहले जस्ट जो वीडियो बनाया था उसको जाकर देखिए। अभी एक और मॉडल पेपर आपको मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, जनजाति से आप क्या समझते हैं? जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या तो फिर जनजाति को परिभाषित कीजिए। अनुसूचित जनजातियों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए जाति और जनजाति में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा, तो यहाँ पर DN मजूमदार ने लिखा है कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिनका एक सामान्य नाम होता है। इसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं और समान भाषा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे का जो आंसर है आप देख लीजिएगा। इसको हम जल्दी करेंगे तभी तो यह क्लास ख़त्म होगा आज। फिर उसके बाद हम जनजाति एवं जाति में अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो जनजाति एवं जाति में अंतर निम्न है। तो पहला क्या है, एक जनजाति समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है, किंतु जाति के संबंध में यही बात नहीं कही जा सकती। एक ही जाति के लोग भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते हैं। एक पढ़ना है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा जो जितना है आप पढ़िएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जनजाति की परिभाषा दीजिए, जनजातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए, या फिर भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा इनके निराकरण के लिए सुझाव दीजिए। यानी कि इनके जो निराकरण हैं इनके लिए निराकरण का सुझाव दीजिए, यानी इनकी परेशानियों के जो हैं उस पर सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग, जनजातियों की समस्याओं एवं उनके निराकरण। परेशानियों से निराकरण मतलब परेशानियों से निपटने का तरीका बताना है। तो यहाँ पर जनजातियों की प्रमुख समस्याएं आर्थिक एवं सांस्कृतिक हैं, परंतु साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और मानवतावादी भी हैं। जनजातियों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहला हेडिंग हमारा आर्थिक समस्याएं होती हैं जनजातियों की, और दूसरा है, पहला में पॉइंट दिया गया है तो पहले में कौन कौन सा पॉइंट आता है? आर्थिक समस्याएं में पहला है स्थानांतरित खेती संबंधी समस्या, दूसरा जंगल संबंधी समस्या, तीसरा ऋणग्रस्तता की समस्या। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक समस्या को दूर करने के सुझाव। तो पहला है, कानून द्वारा आदिवासियों को एक ऐसा संरक्षण प्रदान किया जाए कि उनके हाथ से उनकी भूमि न निकल सके। यहाँ पर देखिए उसका आंसर दिया गया है, आप एक बार पढ़िएगा। और दूसरा क्या है, सामाजिक समस्याएं। दूसरा हमारा क्या है, सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं में पहला हमारा क्या आता है, बाल विवाह, दूसरा कन्या मूल्य, तीसरा युवा गृहों का पतन। फिर सामाजिक समस्याओं को दूर करने के सुझाव। फिर हमारा तीसरा क्या आता है, सांस्कृतिक समस्याएं। सांस्कृतिक समस्याओं में पहला हेडिंग है अंतर्जातीय सांस्कृतिक भिन्नता की समस्या, दूसरा भाषा की समस्या। फिर यहाँ पर तीसरा जनजातीय ललित कलाओं का हास्य, चौथा धार्मिक समस्या। फिर सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझाने के सुझाव। चौथा हमारा आता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, सुझाव दिए गए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाने के सुझाव, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। फिर पांचवा हमारा आता है शिक्षा संबंधी समस्याएं। तो जनजातियों में प्रायः शिक्षा का अभाव होता है। भारत के जनजातीय समुदाय में शिक्षा की अपनी परंपरागत एवं अनौपचारिक पद्धति प्रचलित रही है। ईसाई मिशनरियों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश के पश्चात जनजातियों में नई शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति का सूत्रपात हुआ। फिर यहाँ पर शिक्षा संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है
जाति को परिभाषित कीजिए तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जाति प्रथा की विशेषताओं को बताइए, या फिर जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग हमारा क्या रहेगा? जाति का अर्थ एवं परिभाषा। तो हिंदी का जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द का समानार्थी है। कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है प्रजाति के भेद से है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? लेकिन भारतीय जाति व्यवस्था को इस आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसके लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करना उचित होगा। तो यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत यानी अपने अपने विचार रखे हैं। तो पहला क्या है? प्रोफेसर हर्बर्ट रिजले ने बताया है। दूसरा प्रोफेसर एस.बी. केतकर ने। तीसरा प्रोफेसर कोबर ने बताया। फिर जाति प्रथा की प्रमुख विशेषताएँ। तो जाति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। पहला है जाति जन्मजात होती है। तो जाति जन्मजात होती है। दूसरा, जाति में खान पान संबंधी नियम होते हैं। तीसरा, जाति में उच्च नीच और छुआछूत के नियम भी होते हैं। चौथा, समाज का खंडात्मक विभाजन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें कितने प्रश्न हैं? 1 2 3 4 प्रश्न हैं। चारों का आंसर जो भी सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए अलग अलग टाइप से पूछा है। तो जाति की परिभाषा दीजिए। जातियों में हो रहे परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। या फिर जाति को परिभाषित कीजिए। जातीय व्यवस्था में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अथवा जाति की परिभाषा दीजिए। जाति व्यवस्था में घटित परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। जातीय व्यवस्था में हुए अभिनव परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। या फिर भारतीय जाति व्यवस्था में हुए आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। ये 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, तो पहली हेडिंग हम क्या डालेंगे? भारतीय जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन या इसकी वर्तमान अवस्था। तो भारतीय जाति व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं अंग्रेजी शासन काल में तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के एक और विभिन्न जातियों की स्थिति और कार्यों को प्रभावित किया है। तो दूसरी ओर जाति व्यवस्था से संबंधित अनेक प्रतिबंधों को शिथिल किया है। अब इसके आगे आपको पढ़ना है। फिर यहाँ इन्हीं परिवर्तनों पर प्रकाश डाला जाएगा ताकि इसकी वर्तमान परिवर्तित अवस्था को समझा जा सके। ये परिवर्तन निम्नलिखित हैं, यानी कौन कौन से परिवर्तन हुए? तो पहला, ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट हुआ है। दूसरा, जाति संस्तरण में परिवर्तन हुआ है। फिर तीसरा हमारा क्या है? अस्पृश्य, क्या दिया है? तीसरा हमारा अस्पृश्य एवं दलित वर्गों की सामाजिक एवं धार्मिक नियोक्ताओं में परिवर्तन। चौथा, विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। पांचवा, पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता। देख सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विवाह की परिभाषा दीजिए। विवाह के क्या उद्देश्य हैं, स्पष्ट कीजिए विवाह। फिर दूसरा है, विवाह मानव की कई जैविक, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस कथन को उदाहरण देकर समझाइए। यदि आप इस प्रश्न को तैयार करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी, इस प्रश्न से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे अति लघु और लघु में, आप उसको कर सकते हैं। तो दीर्घ को तैयार करिए। विवाह का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। तो विवाह का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। फिर हेडिंग हमारा क्या है? विवाह की परिभाषाएं। तो अनेक विद्वानों ने विवाह को परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख नीचे किया गया है। तो वेस्टर मार्क के अनुसार यहाँ पर, फिर हार्वेल के अनुसार, विल्स तथा हाइजर का कथन है यहाँ पर, गिलिन तथा गिलिन के अनुसार, यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार विवाह का परिभाषा दिया गया है। अब उसके बाद हम विवाह के प्रमुख उद्देश्य लिखेंगे। तो विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो समाज के लिए कुछ सर्वमान्य उद्देश्यों की पूर्ति करती है। विवाह के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य यौन व्यवहार को नियमित करना। दूसरा, परिवार के निर्माण का आधार। तीसरा, संतान को स्थिति प्रदान करना। और चौथा हमारा क्या है कि मानसिक संतोष प्रदान करना। पाँचवां, बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करना। छठवां, आर्थिक सहयोग करना। फिर यहाँ पर सातवां क्या दिया गया है? संबंधों में स्थायित्व।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इंपॉर्टेंट है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार। तो हिंदू विवाह के उद्देश्य एवं विविध स्वरूपों को से स्पष्ट है कि यह एक धार्मिक संस्कार है, एक समझौता मात्र नहीं। संस्कार शब्द से अर्थ को स्पष्ट करते हुए तथा विवाह संस्कार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर R.N. सक्सेना ने लिखा है। क्या लिखा है, आप इसको पढ़िएगा। क्या लिखा है, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कार शब्द का तात्पर्य ऐसे धार्मिक अनुष्ठान से है जिसके द्वारा मानव जीवन की क्षमताओं का उद्घाटन होता है। क्या उद्घाटन होता है, जो मानव को सामाजिक जीवन के योग्य बनाने वाले आंतरिक परिवर्तनों का प्रतीक होता है। अब इतना बड़ा है तो पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप पढ़िएगा। तो इसमें पहला हेडिंग क्या है, हिंदू विवाह की निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह एक धार्मिक संस्कार है। तो पहला क्या, हमारा विवाह का मुख्य आधार धर्म होता है। दूसरा है हमारा विवाह की, एक बार इसको देख लीजिए, हाँ, दूसरा है हमारा विवाह की अविच्छेद प्रकृति। तीसरा है ऋणों से उत्तीर्ण होने हेतु विवाह आवश्यक। क्या है, ऋणों से उत्तीर्ण होने हेतु विवाह आवश्यक। फिर नेक्स्ट क्या है, चौथा पवित्रता का आदर्श। पांचवा पत्नी के संबोधक शब्द। छठवां स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। सातवां यहाँ पर दिया गया है क्या, ब्राह्मणों की उपस्थिति। तो यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हिंदू समाज व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विवाह कार्य उन्हीं के द्वारा संपन्न कराया जाता है। किसी कार्य में ब्राह्मण की उपस्थिति उस कार्य की पवित्रता एवं गरिमा को बढ़ाने वाली होती है। आठवां है वेद मंत्रों का उच्चारण। नौवां है अग्नि की साक्षी। लास्ट में अग्नि की साक्षी होता है, आप गए होंगे कहीं तो देखे होंगे, ठीक है, 9 थे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों की विवेचना कीजिए। इसे धार्मिक संस्कार क्यों माना जाता है, अथवा हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा हिंदू विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर परंपरागत हो गया, यहाँ पर केवल हिंदू विवाह के प्रकारों का उल्लेख, फिर यहाँ पर उसके स्वरूप, इससे धार्मिक क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग लेंगे उत्तर में, हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार। तो हिंदू धर्मशास्त्रों ने विवाह के अनेक प्रकार बतलाए हैं, उनमें काफ़ी मतभेद है। वशिष्ठ ने विवाह के 6 प्रकार बतलाए हैं। कौन कौन से, ब्राहा, आस, दैव, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह और राक्षस विवाह, ठीक है। इसके विपरीत मनु ने इसके 8 प्रकार बतलाए हैं। सामान्यतः हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकारों में मनु के वर्गीकरण को ही स्वीकार किया गया है। मनु ने विवाह के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। पहला है ब्राहा, आर्ष, देव, प्रजापति, गांधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच। तो पहला हमारा क्या है यहाँ, बाल विवाह। दूसरा है दैव विवाह। फिर तीसरा है आर्ष विवाह, जब लड़का इच्छुक लड़की से विवाह करने के लिए एक जोड़ी बैल एवं गाय देता है और फिर विवाह करता है तो इसे आर्ष विवाह करते हैं। फिर प्रजापत्य विवाह, जब कन्या के पिता योग्य वर को ये कहकर कि तुम दोनों आजीवन साथ रहकर धार्मिक आचरणों करो कन्यादान करता है तो यह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। पांचवा आसुर विवाह, जब वर कन्या के पिता को धन देकर उसे विवाह करता है तो उसे आसुर विवाह कहते हैं। कन्या जितनी सुंदर एवं सर्वगुणवंती होगी धन उतना ही अधिक देना होगा। छठवां गांधर्व विवाह, जब काम के वशीभूत होकर वर तथा वधू अपनी इच्छा से परस्पर विवाह करें तो इसे गांधर्व विवाह कहते हैं। जब काम के वशीभूत होकर वर तथा वधू अपनी इच्छा से परस्पर विवाह करे तो इसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। गांधर्व विवाह में समानतः माता पिता की इच्छा और अनुमति के विरुद्ध ही विवाह किया जाता है, जैसे लव मैरिज। छठवां क्या है, राक्षस विवाह। यह विवाह प्रथा उस समय से चली आ रही है जब स्त्रियां युद्ध का पारितोषण मानी जाती थी। मारपीट, कपट तथा युद्ध के द्वारा कन्या का हरण ही राक्षस विवाह होता है। 8वां है पैशाच विवाह।
यह विवाह सभी विवाहों में निम्नतम कोटि का विवाह है। वशिष्ठ और आपस्तम ऋषियों ने इस प्रकार के विवाह का वर्णन ही नहीं किया है। जब कोई व्यक्ति सोती हुई, निद्रित राह में जाती हुई, मद्यपान नशा की हुई या उन्मत्त लड़की से बलपूर्वक संभोग करता है और बाद में उसे विवाह करता है तो उसे पैशाच विवाह कहते हैं। आज इस प्रकार के विवाह मान्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धर्म से आप क्या समझते हैं? हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्म का महत्व बताइए। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे धर्म का अर्थ। तो धर्म के अर्थ को रिलीजियन शब्द के अनुवाद के रूप में नहीं समझा जा सकता। धर्म एक अत्यंत व्यापक प्रत्यय है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और अभौतिक व्यवस्था का आधार रूप है, जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर गिलिन ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, धर्म एक सामाजिक समूह में व्याप्त उन संवेगात्मक विश्वासों को किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित है और साथ ही ऐसे विश्वासों से संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं एवं प्रतीकों को धर्म के समाजशास्त्री क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है। इसके आगे आप पढ़िएगा। तो अगली हेडिंग है हमारी, हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व। पहला क्या है हमारा, धर्म ने व्यक्तित्व के निर्माण में सदैव सहायता पहुंचाई है। और दूसरा है, धर्म सामाजिक नियंत्रण का भी एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। और तीसरा है, धर्म ने व्यक्ति को कर्तव्यों का पालन करने के लिए सदैव प्रेरित किया है। चौथा, हिंदू धर्म ने व्यक्ति को अनेक मानसिक संघर्षों से बचाने में योग दिया है। पांचवा, भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में हिंदू धर्म ने विशेष योग दिया है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? हिंदू संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम संयुक्त परिवार का अर्थ यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद संयुक्त परिवार की परिभाषा। तो यहाँ पर श्रीमती ई रावते कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार की परिभाषा देखिएगा। और डॉक्टर श्यामा चरण दुबे, दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने संयुक्त परिवार की परिभाषा बताया है। उसके बाद संयुक्त परिवार की विशेषताएं। तो संयुक्त परिवार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है खर्च की बचत। दूसरा है हमारा धन का समान वितरण। तीसरा, संपत्ति के विभाजन से बचाव। चौथा है सामाजिक बीमा। पांचवा है विधवाओं तथा अनाथों की रक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, हिंदू संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है, इसकी व्याख्या करते हुए संयुक्त परिवार के भविष्य पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए, या फिर भारतीय परिवार के ढांचे में सामाजिक परिवर्तन की विवेचना कीजिए, या फिर संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संयुक्त परिवार में आधुनिक परिवर्तन या विघटन। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? संयुक्त परिवार के प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा संयुक्त परिवार के आकार में परिवर्तन। दूसरा है कर्ता की निरंकुशता में कमी। तीसरा, प्राथमिक संबंधों में कमी। चौथा, धर्म का महत्व कम होना। पांचवा, जाति व्यवस्था का विघटन। फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था का भविष्य, यहाँ पर हेडिंग। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसका उत्तर दिया गया है। संयुक्त परिवार क्या है? व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक जीवन की देन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि उसी में दिया गया है, कृषक समाज को परिभाषित कीजिए या करते हुए इनके लक्षणों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हेडिंग कृषक समाज की अवधारणा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर थोड़ा ब्लर है। यहाँ विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार कृषक समाज की परिभाषा दिया गया है।
एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब अगला हेडिंग डालेंगे, भारत में कृषक समाज की संकल्पना की उपयुक्तता। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। पिछड़े वर्ग या वर्गों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। सबसे पहले हेडिंग, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएं। तो यहाँ पर क्या दिया है, फिर भी यहाँ पर सामान्य रूप से इन्हीं वर्गों की प्रमुख समस्याओं को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। इसमें विभिन्न राज्यों के हजारों पिछड़ी जातियों का समावेश होता है। यहाँ पर पहली समस्या क्या है, सामाजिक समस्याएं, दूसरी है आर्थिक समस्याएं, तीसरी है आंतरिक समस्याएं, चौथा क्या है, पिछड़ेपन का राजनीतिकरण, पांचवा है पिछड़े वर्गों की क्षेत्रीय असमानताएं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव। यहाँ पर दिया गया है समस्याओं के निराकरण के सुझाव, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए, उनके निराकरण हेतु सुझाव दीजिए। या फिर अनुसूचित जाति से क्या आशय है, इनकी प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। भारत में दलित समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। या फिर अनुसूचित जाति को परिभाषित कीजिए तथा इनकी समस्याओं पर अपने विचार दीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, अनुसूचित जाति का अर्थ। सामान्य रूप से अनुसूचित जाति का अर्थ उन अस्पृश्य जातियों से लगाया जाता है जो कि घृणित पेशों या व्यवसायों के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं या चलाती हैं। यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर क्या दिया गया है, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा। भारत में अनुसूचित जाति की संख्या जिन्हें कि अस्पृश्य माना जाता है, कुल जनसंख्या का 15.5%, यानी कि यहाँ पर कितना दिया गया है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 10,47,54,623, अर्थात 10,47,54,623 हैं। यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हेडिंग यानी कि अगली हेडिंग हमारी, अनुसूचित जातियों की समस्याएं। पहली समस्या क्या है, सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं में पहला आता है निम्न स्थिति। दूसरा क्या है हमारा, सामाजिक संपर्क पर रोक। तीसरा, सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध। फिर हमारा नेक्स्ट समस्या क्या है, धार्मिक समस्या। धार्मिक समस्या में पहला समस्या है धार्मिक संस्कारों से वंचित। दूसरा, पवित्र स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध। फिर लास्ट हेडिंग यानी कि लास्ट है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याओं में पहला है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता नहीं, सेवा कार्य का पारिश्रमिक कम। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति की समस्या के निराकरण हेतु किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। भारत में अनुसूचित जाति की समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों को स्पष्ट कीजिए। भारत में अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अशासकीय व संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण की चर्चा कीजिए। या फिर अनुसूचित जातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव दीजिए। भारत में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु संवैधानिक व्यवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो उत्तर यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जाति का प्रत्यक्ष संबंध अस्पृश्यता से है। यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न अनुच्छेदों में यहाँ पर दिया गया। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25,
अनुच्छेद 25 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के दरवाजे सभी जातियों के लिए खोल दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 46 और फिर उसके बाद आता है धारा 4 का चौथा, धारा 4 का 5, धारा 4 का 6, धारा 4 का 7, धारा 4 का 8, धारा 5 का 1। यहाँ पर धारा 4 और 8 में क्या दिया गया है? प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के आभूषण, जेवर या अन्य चीज़ों को पहनने की स्वतंत्रता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। धारा 5(2) कोई भी दुकानदार अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी भी चीज़ के बेचने या सेवा प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकता। धारा 7। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, विधानमंडलों तथा पंचायतों में प्रतिनिधित्व, शासकीय सेवाओं, नौकरी में प्रतिनिधित्व। यहाँ पर यानी अपनी समस्या को करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हेडिंग भारत में जनसंख्या वृद्धि, दूसरा हेडिंग है हमारा जनसंख्या का घनत्व, तीसरा हेडिंग है भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर, फिर चौथा हेडिंग है हमारा लिंग अनुपात, उसके बाद हमारा पांचवा हेडिंग क्या है? आयु संरचना, फिर छठवां हेडिंग प्रत्याशित आयु, सातवां भाषा, आठवां क्या हमारा ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, नौवां कार्यशील जनसंख्या, 10वां साक्षरता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज के रूपांतरण में विभिन्न प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डालिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिए गए हैं, इसको पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हेडिंग क्या है? भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण के विभिन्न उपागम, संरचनात्मक उपागम, उद्विकासीय उपागम, सांस्कृतिक उपागम, ज्ञानात्मक उपागम, ज्ञानात्मक ऐतिहासिक उपागम, फिर उसके बाद द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिए गए हैं, इसको पढ़िएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता के कारणों एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिकता पर एक निबंध लिखिए। तो पहला है सांप्रदायिकता का अर्थ, दूसरा क्या है हमारा यानी सांप्रदायिकता का अर्थ पहले लिखेंगे। तो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वाधीनता की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा, क्या कहा? सांप्रदायिकता असहिष्णुता, क्या है? सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक असहिष्णुता देश के ताने बाने में खतरा पैदा कर सकती हैं। सूखे और बाढ़ की तरह सांप्रदायिक दंगे भी देश के समक्ष चुनौती हैं। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा है और विंसेंट स्मिथ ने भी कहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण लिखेंगे। पहला कारण है मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता, दूसरा है आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन, नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान द्वारा दुष्ट प्रचार, चौथा शासन की उदासीनता, पांचवा हिंदुओं में प्रबल हिंदू राष्ट्र की भावना। फिर उसके बाद सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। चौथा औद्योगिक कुशलता में बाधा, पांचवा देश के समान विकास में बाधा, छठवां अपराध, सातवां नैतिक पतन। फिर उसके बाद जातिवाद को दूर करने के उपाय। पहला क्या है? उचित शिक्षा, यानी कि जातिवाद की यहाँ पहले तो परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हेडिंग डालेंगे। पहला है उचित शिक्षा, दूसरा है अंतर जाति विवाहों को प्रोत्साहन, तीसरा स्वस्थ जनमत का प्रचार, चौथा जाति बोधक नामों का निराकरण, पांचवा व्यवसाय और रोजगार की व्यवस्था,
और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नक्सलवाद पर एक निबंध लिखिए। भारत में नक्सलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नक्सलवादी आतंकवाद सबसे पहले हेडिंग, तो देख सकते हैं कितना बड़ा इसका उत्तर है। इसका उत्तर देखिए यहाँ पर दिया गया है। वर्तमान में यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। वर्तमान में 13 राज्यों में 160 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। नक्सली हिंसा देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। नक्सली संगठनों ने अपने लड़ाकू दस्तों का सैन्यीकरण करने पर विशेष जोर दिया है। तो यहाँ से आपका जो BA सेकंड सेमेस्टर समाज शास्त्र का क्लास था समाप्त होता है। अब इसके बाद यदि कोई भी अपडेट आएगा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मॉडल पेपर भी कोशिश करेंगे 1-2 मॉडल पेपर और सॉल्व कराने की। बाकी इतना जो वीडियो बनाए हैं इतने से तो आपका काम हो जाएगा। और PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जल्द ज्वाइन होइए। धन्यवाद।